नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राधा कृष्णन ने ली उपराष्ट्रपति पद की शपथ, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ। नेपाल में सियासी संकट गहराया, सुशीला कार्की पर पेच सेना की बड़ी भूमिका। दुर्गा पूजा में मोदी की फोटो, सीएम रेखा गुप्ता की अपील पर मचा सियासी बवाल। प्रदूषण पर सीजेआई की टिप्पणी, स्वच्छ हवा सभी का हक, ना कि सिर्फ एलिट वर्ग का। संजय राउत पर कड़ी कार्रवाई की शिवसेना, शिंदे की मांग, मुंबई पुलिस आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक औपचारिक समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। 67 वर्षीय राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार थे और उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के अंतर से हराया। ये चुनाव 9 सितंबर को कराया गया था, जो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद जरूरी हो गया था। धनखड़ ने संसद के मानसून सत्र के दौरान स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके कार्यकाल के 2 वर्ष बाकी थे, जिस कारण बीच में ही चुनाव कराना पड़ा। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने के तुरंत बाद राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। गुरुवार को राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में इस बात की पुष्टि की गई थी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। अब देवव्रत दोनों राज्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे। राधाकृष्णन का ये पदभार राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, क्योंकि वे लंबे समय से भारतीय राजनीति में सक्रिय हैं और आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। उनकी नियुक्ति को एनडीए के लिए एक राजनीतिक कदम भी बताया जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बयान से राजधानी में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सीएम ने दुर्गा पूजा और रामलीला आयोजकों से अपील की है कि 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा पखवाड़ा के तहत वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर देवी दुर्गा के चरणों के पास रखें और उनके लंबे जीवन व अच्छे स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद लें। इसके साथ ही सरकार ने पूजा कमेटियों को 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली और सुरक्षा इंतजाम का भी भरोसा दिया है। लेकिन सीएम की इस अपील पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपका आरोप है कि भाजपा महज 1200 यूनिट बिजली यानी कि करीब 12,000 रुपए में बंगाली गौरव और आस्था को खरीदना चाहती है। सौरभ भारद्वाज ने सवाल किया है कि क्या अब बंगाली समाज को मां दुर्गा के साथ पीएम मोदी की भी पूजा करनी होगी। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए आप पर ही धार्मिक आयोजनों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि केजरीवाल सरकार पहले पूजा समितियों से अपने नेताओं के बैनर और पोस्टर लगवाती रही है। ऐसे में अब पीएम के स्वास्थ्य की कामना को मुद्दा बनाना केवल राजनीतिक अवसरवाद है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को एक बड़ा बयान देते हुए भारत में नेपाल जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई। उन्होंने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि देश में वोट की डकैती हो रही है। अखिलेश का कहना है कि अयोध्या विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने धांधली कर जीत हासिल की और लगभग 5,000 लोगों को बाहर से लाकर मतदान कराया गया। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव के दौरान रिवॉल्वर दिखाकर भी वोट डाले गए और चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने कहा है कि कुंदरकी में 77% मतदान हुआ, लेकिन अयोध्या में साजिशन माहौल बनाया गया और लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि जैसे नेपाल में जनता सड़कों पर उतर रही है, वैसी स्थिति भारत में भी बन सकती है। सिख समुदाय के एक डेलीगेशन से मुलाकात के बाद उन्होंने पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान पर चिंता जताई और मुआवजे की मांग की। इसके साथ ही विकास योजनाओं में पर्यावरण को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में भारी भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। बिहार की राजनीति में विवाद गहराता जा रहा है। ईडी गठबंधन की वोट अधिकार यात्रा के बीच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का मामला सामने आया था। इस पर पूरे विवाद को और हवा तब मिली जब कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक एआई वीडियो शेयर किया। बीजेपी का आरोप है कि इस वीडियो में भी पीएम मोदी और उनकी दिवंगत माता को निशाना बनाया गया। महाराष्ट्र बीजेपी महिला अध्यक्ष की चित्रा बाघ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और राजद की राजनीति अब गिरावट की पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है।
पहले मंच से पीएम मोदी की स्वर्गीय माता जी का अपमान किया गया और अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहारा लेकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। चित्रा बाग ने इसे कांग्रेस की नीची राजनीति बताते हुए कहा कि देशवासी मां के अपमान को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस की नीच नीति देखो। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को कांग्रेस आरजेडी के मंच से गालियां दी गई और अब एआई के साथ उनकी स्वर्गीय मां का वीडियो बनाकर अपमान किया जा रहा है। 140 करोड़ जनता कांग्रेस के नीच नीति को माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गवासी मां का अपमान यानी देश की हर एक मां का अपमान है। खुद के पप्पू को ना उसके मां ने कोई सीख दी ना और किसी ने। भारत मां के सामने कभी न झुकने वाला, भारत मां को मां ना मानने वाला दूसरों की मां की इज्जत नहीं कर सकते। मां का ये अपमान देश भूलेगा नहीं। शर्म करो कांग्रेस वालों, और कितने नीचे गिरोगे। मुंबई से बड़ी खबर। शिवसेना ने संजय राउत पर उकसाने वाले बयान देने और समाज में अशांति फैलाने की कोशिश का आरोप लगाया है। इस मामले में शिवसेना के प्रतिनिधि मंडल ने मुंबई पुलिस आयुक्त देवेंद्र भारती से मुलाकात कर उन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिवसेना नेताओं का आरोप है कि संजय राउत ने नेपाल में हुई हिंसा की वीडियो क्लिप प्रसारित कर भारत में भी ऐसी स्थिति पैदा होने की आशंका जताई, जो पूरी तरह से भड़काऊ है। इसके जरिए उन्होंने न केवल लोकतंत्र के स्तंभों, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, मीडिया और प्रशासन पर अविश्वास जताया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देने की भी कोशिश की है। प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस आयुक्त को सौंपे गए ज्ञापन में कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से जीत हासिल न कर पाने के कारण राउत लगातार अशांति और अस्थिरता फैलाने की साजिश रच रहे हैं। इसलिए उनके बयान पर तुरंत संज्ञान लेकर कठोर कार्रवाई जरूरी है। इस दौरान शिवसेना सांसद मिलिंद देवरा, सचिव संजय मोरे, विधायक तुकाराम काते, प्रवक्ता संजय निरुपम, प्रवक्ता शीतल महात्रे समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सिक्किम के यांगथांग में शुक्रवार सुबह हुए भीषण भूस्खलन ने 7 लोगों को चपेट में ले लिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लापता हैं। एसपी ग्यालशिंग शेरिंग शेरपा ने जानकारी दी कि 3 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी, जबकि एक घायल महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस, एसएसबी और ग्रामीणों की मदद से 2 घायल महिलाओं को ह्यूम नदी पर लकड़ी का पुल बनाकर सुरक्षित निकाला गया। पीड़ितों को इलाज के लिए तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया है। भारी बारिश के कारण पूरे क्षेत्र में कई जगह भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी मुश्किलें पेश आ रही हैं। अधिकारियों ने बताया है कि कई गांवों का संपर्क टूट गया है और मौसम की मार ने राहत कार्यों को धीमा कर दिया है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने सिक्किम और उप हिमालयी क्षेत्रों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। 12 से 15 सितंबर के बीच अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा है कि अगर दिल्ली एनसीआर को स्वच्छ हवा मिल सकती है तो बाकी देश इससे वंचित क्यों रहे। उन्होंने कहा कि नीतियां केवल दिल्ली जैसे एलिट वर्ग वाले शहरों के लिए नहीं बननी चाहिए, बल्कि पूरे देश के लिए समान रूप से लागू होनी चाहिए। उन्होंने अमृतसर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की वायु गुणवत्ता दिल्ली से भी खराब थी।
कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध की बात करते हुए कहा कि यदि प्रतिबंध लगाना है तो पूरे भारत में लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आई जिसमें दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश को चुनौती दी गई थी। अदालत ने इस मामले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्वच्छ हवा में सांस लेना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक अदालत ये सुनिश्चित नहीं कर लेती कि तथाकथित हरित पटाखों से प्रदूषण न्यूनतम है, तब तक पूर्ण आदेशों में बदलाव का सवाल ही नहीं उठता। 2024 का क्वाड शिखर सम्मेलन भारत में होना था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की व्यस्तता के कारण इसे अमेरिका शिफ्ट कर दिया गया। इसी बीच भारत अमेरिका रिश्तों को लेकर ट्रंप कैंप से बड़ा बयान आया है। ट्रंप के करीबी और भारत के लिए चुने गए अगले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि भारत को अमेरिका के करीब लाना और चीन से दूर करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने माना कि रिश्तों में कुछ अड़चनें हैं, लेकिन इन्हें सुलझाने की कोशिश जारी है। गौर ने चीन के विस्तारवाद पर चिंता जताते हुए कहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते दशकों से मजबूत हैं और चीन की तुलना में कहीं बेहतर है। सर्जियो गौर ने ये भी संकेत दिए हैं कि दोनों देशों के बीच जल्द ही ट्रेड डील हो सकती है। उनका कहना है कि भारतीय मार्केट को अमेरिकी कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और LNG के लिए खुला जाना चाहिए। वहीं उन्होंने भारतीय मध्यम वर्ग को अमेरिकी उत्पादों से बड़ा लाभ मिलने की भी बात कही है। गुजरात के कांडला से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाला स्पाइस जेट का Q400 विमान एक बड़े हादसे से बाल बाल बचा। टेक ऑफ के दौरान ही विमान का एक बाहरी टायर फट गया और रनवे पर ही छूट गया, लेकिन विमान आसमान में उड़ान भर चुका था। 75 यात्रियों से भरे इस विमान में अफरा तफरी मच गई। मुंबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल को तुरंत अलर्ट किया गया और इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी गई। करीब 1.5 घंटे की उड़ान के बाद पायलट ने अद्भुत साहस और सूझबूझ दिखाते हुए फटे टायर के साथ विमान को सुरक्षित मुंबई एयरपोर्ट पर उतारा। एयरपोर्ट पर पहले से मौजूद फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम ने मौके पर रनवे को खाली कराया और पूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की। स्पाइस जेट की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 12 सितंबर को कांडला से मुंबई आने वाले विमान का एक टायर उड़ान के तुरंत बाद रनवे पर ही फट गया। कंपनी ने ये भी साफ किया है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और विमान की जांच जारी है। ये हादसा पायलट की सूझबूझ और एयरपोर्ट टीम की तत्परता के कारण टल सका, वरना नतीजा बेहद खतरनाक हो सकता था। नवी मुंबई में अपराध जगत की काली दुनिया को उजागर करने वाली किताब द ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड का भव्य विमोचन हुआ। वाशी स्थित NMSA हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में नवी मुंबई पुलिस आयुक्त मिलिंद भारमवे ने पूर्व मुंबई आयुक्त और महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महासंचालक D शिवानंदन की इस महत्वपूर्ण पुस्तक का अनावरण किया। इस किताब में शिवानंदन ने बताया है कि आखिर लोग अपराध की राह क्यों निकलते हैं, मुंबई के विंटेज गैंगस्टर्स का असली चेहरा क्या था और किस तरह अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने बॉलीवुड, क्रिकेट और आतंकवाद तक अपने नेटवर्क को फैलाया। महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल एक्ट यानी कि मोका कानून के जनक माने जाने वाले शिवानंदन का कहना है कि मौजूदा पुलिस व्यवस्था पूरी तरह सक्षम है, लेकिन ये पुस्तक आने वाली पीढ़ी के पुलिस अधिकारियों और आम जनता के लिए मार्गदर्शक साबित होगी। ये पुस्तक है ब्रह्मास्त्र। ओके, ये किताब है ब्रह्मास्त्र अनलीश्ड। इसमें ये लिखा है कि एनकाउंटर और स्ट्रैटेजीज जो है सब मिलके हमको परमानेंटली सिक्योरिटी और पीसफुल मुंबई दिया है। इसमें ब्रह्मास्त्र बोल के मैंने MCOCA महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल एक्ट इसको मैंने उल्लेख किया है। और एक बार मुझे एक पत्रकार ने बोला भी था, जॉर्ज बुश म्हणून त्यावेळी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होते, त्यांच्या पॉलिसीमुळे
मुंबईला परमनंट सिक्युरिटी भेटला, क्राईम कंट्रोल झाला असं त्यांनी सांगितलं होतं. मला असं म्हणायचं आहे यावेळी जॉर्ज बुश आणि मुंबईचा काही संबंध नहीं है. इकडच्या मुंबई पुलिस ने जितना अच्छा काम किया उसका परिणाम है अभी जो मुंबई में पीसफुल एटमॉस्फेयर है वो मुंबई पुलिस का. ये पुस्तक में मेरा ऊपर लाइमलाइट नहीं है. मैंने मुंबई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी होते वो लोगों ने मिलके कैसे काम किया, कैसे उत्कृष्ट रिजल्ट दिया, इसके ऊपर एक स्टोरी मैंने बोला है. दिस इज द ऑथेंटिक वर्जन. अधिकारी म्हणून कोणी काय या विषयाबद्दल या इसके ऊपर कोई उल्लेख नहीं है. पहले बार आधिकारिक रूप में इसके ऊपर जो बोला है ये बुक है. नेपाल में सत्ता का महाभारत अब चरम पर है. काठमांडू की सड़कों पर उफनता जनसैलाब, राष्ट्रपति भवन के चारों ओर बंदूकों का पहरा और हर चौराहे पर गूंजती नाराजगी. पूरा देश आग और बारूद से घिरा है. जेनजी प्रदर्शनकारियों का ये एक ही नारा, सुशीला कार्की ही होंगी अंतरिम प्रधानमंत्री. लेकिन राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संविधान की शर्तों का हवाला दे रहे हैं. कहते हैं कि सिर्फ मौजूदा सांसद ही गद्दी पर बैठ सकते हैं. नेपाल आर्मी चीफ खुद राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे. बंद कमरों में घंटों चली रणनीतिक बैठक. राजधानी में टैंक तैनात कर दिए गए हैं. सैनिकों की गश्त 24 घंटे बढ़ा दी गई है. हेलीकॉप्टर आसमान में मंडरा रहे हैं, मानो पूरा काठमांडू युद्ध भूमि बन चुका हो. हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 51 लोगों की जान जा चुकी है. 13,500 से ज्यादा कैदी जेल तोड़कर फरार हो चुके हैं, जिनमें से 67 भारत की सीमा पार करते हुए पकड़े गए. राजनीतिक उथल पुथल के बीच लोग पूछ रहे हैं, क्या संविधान की ताकत जनसैलाब की मांग को रोक पाएगी या फिर सेना की मोहर से निकलेगा अगला शासक? नेपाल का ताज किसके सर सजेगा? राष्ट्रपति की जिद, जनता की ज्वाला या सेना की शक्ति? कौन तय करेगा देश का कल? आज की सबसे बड़ी खबर यही है, नेपाल लोकतंत्र और तानाशाही की दरार पर खड़ा है और अगला सूरज किस रंग का होगा ये कोई नहीं जानता. तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने टीवी जगत में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. शो ने हाल ही में अपने 4,500 एपिसोड्स पूरे किए हैं और इस मौके पर निर्माता आसित मोदी ने टीम के साथ खास सेलिब्रेशन किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए दर्शकों और टीम को धन्यवाद दिया. 2008 में शुरू हुआ ये शो अब 2025 तक सफर तय कर चुका है और लगातार लोगों को हंसी और सकारात्मकता से जोड़ रहा है. शो में अब तक कई कलाकार आए और गए, लेकिन हर किसी ने दर्शकों के दिल में जगह बनाई. पुराने से नए किरदारों तक सभी को भरपूर सराहना मिलती रही है. 4,500 एपिसोड पूरे होने के मौके पर आसित मोदी ने भावुक पोस्ट लिखते हुए कहा कि एक छोटे से बीज से शुरू हुआ ये सपना अब हजारों मुस्कुराहटों का बगीचा बन चुका है. उन्होंने अपनी टीम और दर्शकों को इस लंबे सफर का हिस्सा बनाने के लिए धन्यवाद दिया. आपको बता दें कि अब 4,501 एपिसोड का टेलीकास्ट हो चुका है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगने की कहानी दर्शाई गई है. इस नए एपिसोड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. शो की लोकप्रियता अब भी बरकरार है और फैंस इसके हर नए मोड़ का बेसब्री से इंतजार करते हैं. और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया. नमस्कार. India.